Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 9th of February 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. फर्स्ट न्यूज़ है आरबीआई हाइक्स रेपो रेट टू 6.5%। रेपो रेट क्या होता है? तो वो रेट जिस रेट पर आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, तो इस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्यों हाइक किया जा रहा है? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट को हाइक किया जा रहा है, क्योंकि रेपो रेट ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जो लोन्स हैं ये महंगे हो जाएंगे। जब लोन्स यहाँ पर महंगे हो जाएंगे तो लोग कम लोन लेंगे, कम डिमांड करेंगे, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है इसको काउंटर किया जा सकता है। The Reserve Bank of India on Wednesday raised the repo rate by 25 basis points to 6.5% in its fight against inflation. The decision to raise the repo rate क्या होता है? वो रेट जिस रेट पर आरबीआई लेंड करता है मनी टू बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। तो यहाँ पर जो रेपो रेट को हाइक किया गया है, इस डिसीजन को लिया गया है 4:2 मेजॉरिटी से। दो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे। उनका ये कहना था कि रेपो रेट को हाइक नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इकॉनमी में ग्रोथ की भी ज़रूरत है। बेसिकली जब रेपो रेट को हाइक किया जाता है इसका मतलब ये है कि लोन्स यहाँ पर महंगे हो रहे हैं। लोन्स महंगे होते हैं तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाता है, एंड जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पर डैम्पन होती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर सफ़र होती है। According to the RBI, the outlook is clouded by continuing uncertainties, geopolitical tensions है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, global financial market volatility and rising non-oil commodity prices, even as domestic economic activity is expected to hold up well. तो बेसिकली ये कहा गया है कि आउटलुक अभी भी बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है, तो ऐसे में इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन को काउंटर करने की ज़रूरत है। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन जो है ये सीप इन हो चुका है इन द ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट है पीपल्स ट्रस्ट इज़ माई प्रोटेक्टिव शील्ड। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो ये क्या होता है? तो जो आर्टिकल 87 है, तो आर्टिकल 87 प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर स्पेशल एड्रेस के लिए प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल ये कहता है, जो आर्टिकल 87 है, कि जब कमेंसमेंट होगा पहले सेशन का आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, एंड जब कमेंसमेंट होगा पहले सेशन का ऑफ ईच ईयर, तो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को असेंबल्ड टुगेदर, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। तो ये एड्रेस यहाँ पर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लिए होगा असेंबल्ड टुगेदर। अगर जैसे कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर है लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, लोकसभा एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो राज्यसभा यहाँ पर अपने सेशन कर सकती है बिना प्रेसिडेंट के एड्रेस के। तो राज्यसभा अपना सेशन कर सकती है बिना प्रेसिडेंट के एड्रेस के, एंड ये एक बार हो भी चुका है 1977 में, जब लोकसभा का डिसोल्यूशन हो चुका था, तो राज्यसभा ने अपना सेशन किया था बिना प्रेसिडेंट के एड्रेस के। तो जब यहाँ पर प्रेसिडेंट का एड्रेस हो जाता है उसके बाद डिस्कशन होता है बाय मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, तो डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जैसा कि न्यूज़पेपर में मेंशन है। तो बेसिकली 3 दिन इसके लिए जनरली अलॉट किए जाते हैं फॉर द डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स। अगर कोई भी यहाँ पर अमेंडमेंट्स को पुट फॉरवर्ड किया जाता है एंड उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो मोशन ऑफ थैंक्स को अडॉप्ट किया जाता है अमेंडेड फॉर्म में, और जब डिस्कशन पूरा एंड हो जाता है तो मोशन को पुट टू वोट कर दिया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है मोशन ऑफ थैंक्स का? तो मोशन ऑफ थैंक्स पास होना ही चाहिए। अगर पास नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है इसकी डिफीट हो चुकी है, तो इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक तरीका होता है जिससे लोकसभा एक्सप्रेस करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 87 ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। On balance, the Monetary Policy Committee was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted. Calibrated monetary policy action का मतलब ये है कि आरबीआई आने वाले समय में भी जो रेपो रेट है इसको इंक्रीज कर सकती है। बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके के स्टांस होते हैं। एक होता है कैलिब्रेटेड पॉलिसी टाइटनिंग। इसका मतलब ये होता है या तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी या तो सेम रखेगी। न्यूट्रल स्टांस तो इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, सेम भी रख सकती है। अकोमोडेटिव इंस्टांस सेम रखेगी या तो डिक्रीज करेगी। आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है सीपीआई और रिटेल इन्फ्लेशन एट 6.5% इन फिस्कल 2022-23 एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 सीपीआई इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया गया है एट 5.3%. India among those
टारगेटेड बाय चाइनीज स्पाई बलून्स। तो हमने डिस्कस किया था चाइना के स्पाई बलून ने जो यूएसए है उसके एयर स्पेस को वायलेट किया था। लैटिन अमेरिका में भी यही किया चाइना ने। एंड जो चाइना है, चाइना के स्पाई बलून्स ने इंडिया को भी टारगेट किया था। तो चाइना हैज़ ऑपरेटेड अ फ्लीट ऑफ स्पाई बलून्स टारगेटिंग सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड जापान, अ मीडिया रिपोर्ट हैज सेड, days after the US military shot down a Chinese surveillance craft floating over sensitive installations in the country। फर्स्ट पेज पर यहाँ पर एक न्यूज़ और हो सकती है इंपॉर्टेंट, तो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट फ्लैग। अब यहाँ पर क्या इशू है, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं, तो पहले उनकी फ्रंट रो में सीट थी, इसको लास्ट रो में कर दिया गया। उसका रीज़न ये है कि एज की वजह से मोबिलिटी इश्यूज़ हैं। तो जो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट है उनका ये कहना है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से पब्लिक बिल्डिंग्स को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके। अब हम चलते हैं आगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। नो बार ऑन मुस्लिम विमेन ऑफरिंग नमाज एट मॉस्क। तो सुप्रीम कोर्ट में जो AIMPLB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसका ये कहना है कि इस्लामिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है महिलाओं के ऊपर, तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर मॉस्क में एंटर करने से एंड ऑफरिंग नमाज। ये कर सकती हैं, लेकिन इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए जेंडर्स की इन द सेम लाइन और कॉमन स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो कि सेग्रीगेशन को मेंटेन करे, ये इनका कहना है। RBI's अनफिनिश्ड टास्क, अब ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स इस चीज़ को कवर करते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स भी अब बहुत कम ही टाइम बचा है, तो आपको प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हीट इन द हाउस, तो अडानी इशू के बारे में यहाँ पर बात की गई है, पॉलिटिकल इशू है, हम नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टाइटर स्टिल, सेम RBI ने यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है। तो ये बताया गया है कि RBI बहुत ही ज़्यादा हॉकिश है। हॉकिश का मतलब ये है कि RBI अभी भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। द शलीग्राम्स एट अयोध्या, अब ये शलीग्राम्स क्या हैं, तो बेसिकली 2 लार्ज बोल्डर्स जो कि 60 मिलियन साल पुराने हैं, इनको डिस्पैच किया गया है अयोध्या के लिए। दीज स्टोन्स वर फाउंड अलॉन्ग द गंडकी रिवर एट अ साइट इन मुक्तिनाथ वैली इन नेपाल। एंड ये माना जाता है कि ये जो रीजन है ये ऑस्ट वाइल्ड किंगडम ऑफ मिथिला का पार्ट हुआ करता था, जो कि रूल किया जाता था बाई राम्स फादर इन लॉ राजा जनक। अकॉर्डिंग टू द पुरानास, ये जो स्टोन्स हैं जिनको शलीग्राम्स कहा जाता है, इनको रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया जाता है कि ये लॉर्ड विष्णु के रिप्रेजेंटेशन है। दे आर वर्शिप्ड ओनली बाई मेल्स एज पर वैष्णवाइट बिलीव्स। द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज चोजन दी शलीग्राम्स एज राम इज कंसिडर्ड एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, एंड ट्रस्ट ने यहाँ पर ये जो 2 शलीग्राम्स है फ्रॉम नेपाल, इनको देवशिला कहा जा रहा है। देवशिला मतलब सेक्रेड रॉक्स, एंड मोस्ट लाइकली इन सेक्रेड स्टोन्स का यूज किया जाएगा फ्रॉम मिथिला टू कार्व आउट द राम सीता आइडल फॉर द ग्रैंड टेम्पल एट अयोध्या। नेक्स्ट है द पैक्ट्स फाइन प्रिंट, तो हमने डिस्कस किया था ICET के बारे में, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि यहाँ पर बात करता है इंडो US टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर ये बताया है कि एक फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिस्ट हैं माइकल पिल्सबरी, और उन्होंने ये कहा था कि US ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है चाइना को। जो चाइना की हमें राइज देखने को मिली है ना, ये US की कॉपरेशन की वजह से ही हुई है। जैसे कि US ने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की चाइना को, मिलिट्री नो हाउ प्रोवाइड किया, एक्सपोर्ट एडवाइस दी चाइना को, लेकिन ये सब USA ने आज तक इंडिया को नहीं प्रोवाइड किया। जैसे कि अगर हम US की बात करें तो US ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन इंडिया को उसने ये देने की बात नहीं की। तो इन हिज 2019 बुक द 100-year marathon, Michael Pillsbury, a foreign policy strategist who has held positions in the US administration and Senate, says जो चाइना की राइज हुई है अंडर आर नोजेस, अंडर USA's नोजेस, तो बट ऑल्सो द US एंड द वेस्ट हैव हेल्प्ड द चाइनीज अकम्प्लिश देयर गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर डेकेड्स US गवर्नमेंट ने फ्रीली हैंड ओवर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री नो हाउ एंड एक्सपोर्ट एडवाइस टू चाइना। द अमेरिकन पब्लिक इज अनअवेयर कि कितना ज़्यादा कोऑपरेशन किया गया है US एंड बीजिंग के द्वारा ओवर द पास्ट 40 ईयर्स, जिसमें हमें चाइना की राइज देखने को मिली है। अगर पिल्सबरी के अकाउंट जो कि उन्होंने बात कही कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, अगर इसको भरोसा किया जाता है तो ड्रामेटिक एसेंट ऑफ प्रॉस्पेरस technological advanced and militaristic China, leaving India far behind in its wake, owes much to the close multidimensional cooperative extended to it by the US since the 1980s.
अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंट यहाँ पर अनवीलिंग हुई है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सीन इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेंस 2021 अंडरटेकिंग की जो मल्टीपल एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं ये ट्रांसफर करने की, जैसे कि उन्होंने बात की थी। सबमरीन न्यूक्लियर प्रोपल्शन ये ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। इट स्टार्कली हाईलाइट्स द एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट ऑफर जो कि हाई टेक्नोलॉजी का किया गया हो यूएस के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए, डिस्पाइट बायलेटरल टाइज यहाँ पर बहुत तेजी से इंप्रूव हुए हैं। तो ऑथर का ये कहना है कि आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशंस के नाम मिल जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो बात तो बहुत बड़ी बड़ी की गई कि बहुत बड़े बड़े अकॉर्ड्स हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो क्या ट्रांसफ़र किया यूएसए ने, हमें कुछ नहीं किया है। ऑल दैट द इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिलीवर्ड, तो क्या डिलीवर किया गया है, सिर्फ $22 बिलियन वर्थ ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर जो कि इंडिया ने परचेज किए हैं वाया द फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम। बाइडेन मोदी क्वाड्रिलेटरल समिट इन टोक्यो अनाउंस्ड कि लॉन्च किया जाएगा यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको कि स्पीयर हेड किया जाएगा बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द टू कंट्रीज। रिसेंटली ये हुआ भी था, हमने डिस्कस भी किया था कि दोनों ही कंट्रीज ने यहाँ पर बात की है कि हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोलैबोरेट करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 6G, सेमीकंडक्टर। Pitched at the exalted level of the two NSCs, the ICET could become a game changer in catalyzing Indo-US technology cooperation by persuading the US कि US export control restrictions को हटाए एंड दोनों ही जो कंट्रीज हैं उनके प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिले कि दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर कोऑपरेट कर सकें सेंसिटिव सेक्टर्स में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम हाउएवर वुड बी कि जो क्लाउड ऑफ मिसट्रस्ट है इसको यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, स्पेस एज वेल एज द क्रिटिकल फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में यूएस ने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था, ये इसका एग्जाम्पल है। यूएस जब क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात आती है तो यूएस इंडिया को नहीं इंक्लूड करता है। सेकेंड एंड अनस्टेटेड बट सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ICET इज श्योरली कि जो इंडिया की डिपेंडेंस है रशियन मिलिट्री के ऊपर ये हमें कम करनी है। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि ऐसा आपको नहीं करना है कि रशिया से तो आपने डिपेंडेंस कम किया एंड आप यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ये आपको नहीं करना है। आपको फोकस करना है आत्मनिर्भरता के ऊपर। दिस इज लाइकली टू फेस स्टिफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस ग्राउंड्स, क्योंकि मॉस्को को ये बात पसंद नहीं आएगी अगर हम रशिया से अपनी डिफेंस सप्लाईज की डिपेंडेंसी को कम करते हैं एंड हम यूएसए की तरफ ज़्यादा जाते हैं। Over the past 60 years, neither the quality of Soviet, Russian hardware nor the product support has ever matched that of its Western counterparts. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्राइंग पैन से सीधे फायर में चले जाएंगे। Finally, we must bear in mind that merely switching from Russian to American military hardware will be a case of jumping from the frying pan into the fire. आत्मनिर्भरता ये हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि जो चाइना की राइज हुई है, ये चाइना की राइज यहाँ पर यूएसए के कोऑपरेशन की वजह से हुई है। यूएसए ने सेंसिटिव सेक्टर्स में भी चाइना के साथ कोऑपरेट किया, लेकिन यूएसए ने इंडिया के साथ ऐसा नहीं किया। यूएसए के साथ हमारे बहुत सारे अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन उसका क्या रिजल्ट रहा, तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। तो अभी जैसे ICET इनिशिएटिव है, तो हो सकता है, ऑथर को उम्मीद है कि हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जैसे कि बात की जा रही है हम यहाँ पर कोलैबोरेट करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोलैबोरेट करें, यूएसए हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। ये देखने वाली बात है, यूएसए ऐसा करता है नहीं करता है। इसका एक एम ये भी है कि रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है मिलिट्री सप्लाईज को लेकर उसको यहाँ पर कम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। नेक्स्ट है काउंटिंग हर वर्क। तो यहाँ पर बात की गई है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। अब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में कम है, ये बात सही है कि इंडिया में कम है, लेकिन कितना कम है, एंड जो मेथोडोलॉजी है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स या तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जब इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब आती है तो हम क्वेश्चन करते हैं कि आपकी मेथोडोलॉजी गलत है। तो क्या हमारी भी मेथोडोलॉजी गलत है? जो हमारी खुद की मेथोडोलॉजी है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालने की, क्या इसमें कुछ कमी है जिसको कि सही करने की ज़रूरत है? ये यहाँ पर ऑथर ने बात की है। द इशू ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ एन ओल्ड वन एंड इसके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है। द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हैज़ अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स जो कि लेबर फोर्स में है, या तो काम कर रहे हैं या तो काम की तलाश में है, वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। Labor force participation rate is the percentage of the population in the working age groups that is employed or is looking for work, या तो ये unemployed है।
फिर यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम क्यों है। डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में ही कम नहीं है, बल्कि ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनके तुलना में भी काफ़ी कम है। सेकंड, जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये ओवर टाइम क्यों डिक्लाइन हुआ है, और डिक्लाइन हुआ भी है तो इसके क्या कारण है। फोर्थ, डू दीज आंसर्स वेरी, कि स्टेट के लिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अलग है, रूरल अर्बन स्टेटस के बेसिस पर अलग है, स्लाइस ऑफ सोसाइटी एंड सेक्टर। फिफ्थ, टू द एक्सटेंट देयर इज अ जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्या ये ओवर टाइम इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले ऑथर ने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर हम यहाँ पर माने तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ पब्लिश होती हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर इंडिया जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर लेता है तो देयर वुड बी 700 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑफ एडेड जीडीपी इन 2025 एंड इंक्रीमेंट होगा एनुअल जीडीपी ग्रोथ में बाई 1.4%। अगर इंडिया जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर लेता है, एंड ऐसे बहुत सारे नंबर्स प्रेजेंट किए गए हैं और बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। इन एनी इनफॉर्मल इकॉनमी, तो इनफॉर्मल इकॉनमी में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के नंबर्स पर पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स आर नॉट दैट कॉमन। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो रफली 50% जो एम्प्लॉयमेंट है, मोर देन 20% वेज एम्प्लॉयमेंट है विद अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेस्ट इज कैजुअल लेबर। हेंस एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैव टू बी जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड सर्विस, नॉट एंटरप्राइज वंस। बट इस इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 हाईलाइट करता है एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट इशू। द कॉमन नैरेटिव ऑफ इंडियन विमेंस लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मिसेस द रियलिटी ऑफ वर्किंग फीमेल्स इंटीग्रल टू द इकोनॉमी ऑफ द हाउस होल्ड एंड द कंट्री। जैसे कि यहाँ पर बात की गई कोड 93 की, तो कोड नंबर 93 ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच रेस्पोंडेंट्स आंसर क्वेश्चंस। तो एक्टिविटी कोड ये स्टेट करता है अटेंडेड डोमेस्टिक ड्यूटीज एंड वाज आल्सो एंगेज्ड इन फ्री कलेक्शन ऑफ गुड्स, जैसे कि सुइंग, टेलरिंग, वीविंग एटसेट्रा फॉर हाउस होल्ड यूज। अब आप ये देख रहे हो इसमें क्या किया, इसमें डोमेस्टिक ड्यूटीज को कंबाइन कर दिया है सुइंग से, टेलरिंग से, वीविंग से। तो ये क्या गलत है। तो आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर कोड 93 है उसको आउट ऑफ लेबर फोर्स कैटेगरी कंसिडर किया जा रहा है। तो यूज ऑफ ओवरली ब्रॉड कैटेगरीज, जैसे कि आपने प्रोडक्टिव वर्क, जैसे कि फायरवुड को कलेक्ट करना, पोल्ट्री फार्मिंग करना, इसको आपने कंबाइन कर दिया है डोमेस्टिक ड्यूटीज के साथ। तो ये ओवरली ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनको आपको नैरो डाउन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स इज आइडेंटिफाइड एज द मेन एक्टिविटी बाय द रिस्पोंडेंट, तो ये यहाँ पर वेमेन को कैटेगराइज कर रहा है हु डू बोथ डोमेस्टिक एक्टिविटीज एंड प्राइमरी गुड्स प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी कोड 93 के बेसिस पर इसको आउट ऑफ द लेबर फोर्स कंसिडर किया जा रहा है। तो एप्पल्स को आपने ऑरेंजेस के साथ क्लब कर दिया, जिसकी वजह से अंडर काउंटिंग हो रही, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। अकॉर्डिंगली द सर्वे रिकम्प्यूट्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विद अ बेटर डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक सर्वे ये पाता है कि इसकी वजह से अगर हम इस तरीके से काउंट करें तो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। Adding the proportion of women in Activity Code 93 to the official labor force participation rate yields an augmented female labor force participation rate of 46.2% for financial year 21 for ages 15 years and above, जो कि बहुत ज़्यादा हायर है अगर हम कन्वेंशनल डेफिनेशन से कंप्यूट करें, जो कि 32.5% है। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि आपकी यहाँ पर जो मेथडोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो ये जो आपने ओवरली ब्रॉड कैटेगरी बना रखी, इसको थोड़ा नैरो डाउन करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि अगर कहीं भी इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं होती है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप को भी हमने कहा कि ग्लोबल जेंडर गैप में यहाँ पर जो पंचायत लेवल्स पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो वन कैन क्वेबल अबाउट द मेथडोलॉजिकल assumptions made in the survey or ILO estimation. However, the fact remains that the differences are dramatic, too high to be explained away by such assumptions. The अंग वस्त्रम चैलेंज ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन वर्ड्स आर एक्सपंज्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लायबल नहीं है टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग जो कि उसने पार्लियामेंट में कहा है या तो किसी कमेटी में कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज जो चाहे वो कह सकते हैं। हाउएवर एमपीज डू नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू से वॉट एवर दे वॉन्ट इनसाइड द हाउस। The speech of MPs is subject to the disciplines of the rules of parliament, good sense of its members and the control of proceedings by the speaker. तो बेसिकली यहाँ पर जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करना होता है। रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा सेज कि अगर स्पीकर इस ओपिनियन में है कि उसको लगता है कि जो वर्ड डिबेट में यूज़ किया गया है ये डिफेमेटरी है या तो इनडिसेंट है या तो अनपार्लियामेंट्री है या तो अनडिग्निफाइड है, तो स्पीकर अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए इन वर्ड्स को एक्सपंज कर सकता है फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो रूल 381 says the proportion of the proceedings of the house so expunged shall be marked by asterisks and an explanatory
footnote shall be inserted in the proceedings as follows कि expunged as ordered by the chair. Unparliamentary words, तो बहुत सारे unparliamentary words हैं and ये list यहाँ पर add ही होती जा रही है. Over the years, a very large number of words both in English and other Indian languages have been found to be unparliamentary by the presiding officers, Speaker of the Lok Sabha and Chairperson of Rajya Sabha. And ये जो unparliamentary expressions है आर केप्ट आउट ऑफ पार्लियामेंट्स रिकॉर्ड्स. फिर यहाँ पर ये बताया गया कि जो नंबर है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है. डिपेंडिंग अपॉन रूलिंग्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस कंटिन्यू टू बी एडेड टू द लिस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स. आफ्टर द एक्सपंक्शन, expunged portions of the proceedings cease to exist in the records of parliament and इनको रिपोर्ट्स नहीं किया जा सकता है मीडिया के द्वारा, even though they may have been heard during the live telecast of the proceedings. तो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर लायबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग को लेकर इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज के पास यहाँ पर फ्रीडम टू से है, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है. यहाँ पर उनको यहाँ पर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज़ नहीं करना होता है, डिफेमेटरी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना होता, इनडिसेंट जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ नहीं करना होता है. नेक्स्ट है रीडिंग आरबीआई पॉलिसी रिव्यू. तो रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है, उसके बारे में ही ये आर्टिकल है. द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेंसडे रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स फर्दर इन एन अटेम्प्ट कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर टारगेट लेवल पर लाना है 4%. तो इन्फ्लेशन को आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को मेंटेन करना होता है 4 + -2 मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में. RBI's Monetary Policy Committee meets every 2 months to assess the state of monetary activities and रेपो रेट को ट्वीक किया जाता है. रेपो रेट क्या होता है? तो वो इंटरेस्ट रेट जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है. एज अ जनरल रूल व्हेन RBI इज मोर कंसर्न कि इन्फ्लेशन को कंटेन करना जरूरी है, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है. एंड जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर डिप्रेस हो जाती है. एंड जब ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होता है तो RBI यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम करता है, रेपो रेट को कम करता है. ये जो डिसीजन लिया गया है रेपो रेट को इंक्रीज करने का, रेपो रेट की हाइक का, तो ये 4:2 की मेजॉरिटी से लिया गया है, क्योंकि बाकी 2 मेंबर्स का मानना ये था कि हमें ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे भी नीचे आ रहा है. सिंपली पुट आरबीआई केम अक्रॉस एज मोर हॉकिश. हॉकिश का मतलब ये है कि आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस कर रही है. रीड मोर कंसर्न अबाउट हाई इन्फ्लेशन देन अबाउट मॉडरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ देन मैनी एक्सपेक्टेड. स्पेसिफिक वरी आरबीआई के लिए क्या है? ये है कोर इन्फ्लेशन की कोर इन्फ्लेशन यहाँ पर ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है ये सीप इन हो चुका है इनटू द ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. Bringing down high core inflation typically takes more time than controlling headline inflation. अब headline inflation में food and fuel के prices आते हैं, तो food and fuel का inflation बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है जैसे कि फूड की, तो अपने आप ही इन्फ्लेशन नीचे भी आ जाता है. नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI एंड द चेंजिंग फ्यूचर ऑफ सर्च ऑन द इंटरनेट. तो कल हमने डिस्कस किया था जो गूगल है ये भी अपना एक जनरेटिव AI बना रहा है जो कि होगा बार्ड. इसके अलावा चैट जीपीटी हमने डिस्कस कर रखा है. चैट जीपीटी यहाँ पर एक सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बैकिंग प्रोवाइड की थी, जो कि ओपन AI है. तो ये बस यही इंपॉर्टेंट है, बार्ड इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर गूगल का बार्ड इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी इंपॉर्टेंट है. बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या एथिकल इशूज़ हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. वॉर सैंक्शंस पॉलिटिकल डिविजन्स एड टू सीरिया मिजरी, रेस्क्यूअर्स शिफ्ट थ्रू रबल. अब बात क्या है? बात यह है कि सीरिया के ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शंस. अब सीरिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगे हुए हैं तो सीरिया में भी अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी लोगों की जान जा रही है. इनको भी यहाँ पर रेस्क्यू एफर्ट्स की ज़रूरत है, इनको भी यहाँ पर एड की ज़रूरत है, लेकिन इनके पास एड पहुँच ही नहीं पा रही है क्योंकि वेस्ट ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं. तो सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कंट्रीज़ ने कहा कि जैसे कि रशिया ने कहा कि आप सैंक्शंस हटाओ, अगर आप सैंक्शंस हटाओगे तभी सीरिया जो है इसके पास एड पहुँच पाएगी. लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर यूएसए ने सैंक्शंस हटाने से मना कर दिया. तो यूएसए काफ़ी क्रूअल तो है. Even before Monday's devastating earthquake, getting aid to all parts of war-battered Syria was fraught with daunting political and logistical challenges. Meanwhile, the government of Bashar Assad in Damascus, तो ये सीरिया की कैपिटल है डेमास्कस, इज स्टिल अ पारिया इन मच ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसको कि यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शन कर रखा है, विच आर रिलक्टेंट टू रूट एड डायरेक्टली थ्रू द गवर्नमेंट. अमेरिकन एंड यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स हैव मेड क्लियर कि अर्थक्वेक तो आ गया लेकिन हम ये सैंक्शंस नहीं हटाने वाले. एड ना पहुंच पाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. द नॉर्थ वेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन लैंड डी फैक्टो. तो यहाँ पर ये बताया गया कि सीरिया का जो लैंड है इसको यहाँ पर रेबल ग्रुप्स ने कंट्रोल कर रखा है, कुछ यहाँ पर उनकी सरकार के पास है. जैसे कि जो सीरिया का नॉर्थ ईस्ट है ये मोस्टली हेल्ड बाई यूएस बैक्ड कर्दिश लेड फोर्सेस. तो कर्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुर्द लड़ाके ये कौन है.
RBI हाइक्स इंटरेस्ट रेट बाई 25 BPS। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि लोन यहाँ पर महंगे होंगे और RBI यहाँ पर फोकस कर रहा है इन्फ्लेशन को, कि इन्फ्लेशन को हमें कम करना है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रांसमिशन होने में कितना टाइम लगेगा? तो जो लोन्स यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है तो इसमें तो ट्रांसमिशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो MCLR से लिंक्ड है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये भी एक इशू रहता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का, कि RBI रेपो रेट को अभी हाइक कर रही है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बेसिकली इन्फ्लेशन कम होते होते यहाँ पर लंबा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है पायलट फॉर QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन कमिंग। तो ये क्या है? तो QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन इन कोलैबोरेशन विद अ फ्यू लीडिंग बैंक्स। तो बेसिकली अभी क्या किया जाता है, अभी फिजिकल टेंडरिंग होती है बैंक नोट्स की और ऑथेंटिकेशन होता है, तो ये यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन होगी, इट वुड डिस्पेंस कॉइन्स अगेंस्ट अ डेबिट टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये है यहाँ पर QCBM। अभी ये पायलट है, 12 सिटीज़ में किया जाएगा। कौन से 12 सिटीज़ हैं अभी तो ये भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर CBDC की बात की गई है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है? तो बेसिकली यहाँ पर जो रुपी है उसका ये डिजिटल वर्जन है, तो रुपी का डिजिटल वर्जन है। तो RBI ने लॉन्च किया था पायलट फॉर रिटेल डिजिटल रुपी। आज यहाँ पर कुछ 7.7 लाख ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। यहाँ पर बात की गई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया था? पब्लिक प्रोक्योरमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑनलाइन परचेज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का बाई ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पर पोर्टल है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आती है, ब्राइबरी के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं, एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे बाय UPI टू द मेंशन्ड UPI ID, and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID. At past 1.5 years के करंट अफेयर्स के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ थैंक्स, एंड मोशन ऑफ थैंक्स का क्या सिग्निफिकेंस है। RBI ने रेपो रेट को हाइक किया है, तो क्यों हाइक किया है? कैलिब्रेटेड पॉलिसी टाइटनिंग क्या होती है? अकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है? न्यूट्रल स्टांस क्या होता है? एंड RBI के अकॉर्डिंग टू आउटलुक है क्लाउडेड है बाई कंटिन्यूइंग अनसर्टेनिटीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। एंड पार्लियामेंट को यहाँ पर ज़्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। जो चाइनीज़ स्पाई बलून्स हैं इन्होंने इंडिया को भी टारगेट किया था। फिर ये हमने डिस्कस किया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, द फैक्ट्स फाइन प्रिंट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि इंडिया एंड US के बीच में है। ठीक है। काउंटिंग हर वर्क, तो हमने यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में डिस्कस किया। तो क्या हमारी मेथोडोलॉजी में कुछ कमी है? मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक सर्वे ट्राइज टू एड्रेस अ पॉलिसी प्रॉब्लम विद अ बेटर मेथड टू काउंट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कोड नंबर 93 है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारी जो कैटेगरीज हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसको क्या कम करने की ज़रूरत है? कैटेगरी को और ज़्यादा नैरो डाउन करने की ज़रूरत है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कब वर्ड्स को एक्सपंज किया जा सकता है फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ पार्लियामेंट। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है गूगल का बार्ड। देन हमने यहाँ पर सीरिया के ऊपर डिस्कस किया कि सीरिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सीरिया को यहाँ पर एड नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि RBI ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देन हमने डिस्कस किया QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीन। फिर हमने डिस्कस किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को क्यों बनाया गया था? कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट यहाँ पर फैसिलिटेट हो सके। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।